गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? ओके, सी यूनियन बजट जो है, ये कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार स्टेट के अदर एग्ज़ाम्स हो या सेंट्रल एग्ज़ाम्स हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ये एक ऐसा सेक्शन है ना जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं, राइट? तो हम लोग यहाँ पर यूनियन बजट लेकर के आए हैं और ऑफ कोर्स बीपीएससी को तो ये हेल्प करेगा ही, क्योंकि जिस हिसाब से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, लाइक फैक्चुअल क्वेश्चंस, तो वो चीज़ें भी इसमें कवर्ड हैं, है ना? कुछ स्कीम्स को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के जो सवाल पूछा जाता है वो भी यहाँ पर कवर्ड है। तो ये पूरा डिटेल में जो भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है, एफआरबीएम डॉक्यूमेंट है या फिर पीआईबी से जो इन्फॉर्मेशन है, उन सभी से जो कंसाइज फॉर्म में जो जानकारी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको निकाला गया है और उसके आधार पर यह बजट तैयार किया गया है ना? तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और इसके लास्ट में जो बिहार के लिए स्पेशली अनाउंसमेंट किया गया है वो भी इसमें हम लोग बताएंगे, ठीक है? तो हम लोग यूनियन बजट 2025-26 शुरू करते हैं। बजट का थीम क्या है? सबका विकास। सो एक चीज को ध्यान रखिएगा कि बजट का थीम है सबका साथ सबका विकास, ऐसे हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन आप पीआईबी के पेज पर जाएंगे, है ना, तो बजट का थीम है सबका विकास। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस बजट की थीम में एक विकसित भारत की आकांक्षा रखी गई है, जैसे कि 2047 तक हम लोगों को विकसित भारत होने का सपना है, पुराना सपना है, राइट? तो उस विकसित भारत को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख चीजों पर ध्यान देने की बात की गई है। ये प्रमुख चीजें क्या हैं? जैसे कि आप देखो, एक्सेलरेट ग्रोथ, ग्रोथ पे हम लोगों को, ग्रोथ यानी कि विकास में हम लोगों को तेजी लेकर के आना है ना? विकास में तेजी लेकर के आना, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही में है। समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, समावेशी विकास हमारा टारगेट है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना? मध्यम वर्ग की व्यय करने की क्षमता बढ़ाना, जो मिडिल क्लास है वो ज्यादा खर्चा कर सके। इसीलिए आप देखेंगे कि इस बार का जो टैक्स रिफॉर्म है उस, या फिर हम कह सकते जो टैक्स प्रपोजल है डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के, उसमें मिडिल क्लास को, है ना, टैक्स में राहत दी गई है, ज्यादा खर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो लोग सैलरीड पर्सन हैं उनको महीने का 1 लाख यानी कि सालाना 12 लाख तक टैक्स में रिडेम्पशन है, और जो वैसे लोग हैं या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उनको 12.75 लाख जो है एनुअल, वो उनको टैक्स में राहत है। हाउस होल्ड के सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करना है, यानी कि जो निजी क्षेत्र है उसमें निवेशों में नई जान डालना है, और हाउस होल्ड परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरना है ना? तो जो सेंटिमेंट है उसको बेहतर करना है और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है। तो बेसिकली, है ना, ये 5 चीजें हैं, इस पे ध्यान रखिए। सिर्फ मेन पॉइंट जो है उस पे ध्यान रखेंगे, है ना? जैसे ग्रोथ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ, हाउस होल्ड, मिडिल क्लास, सिर्फ इस पे, प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ ये मेन पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है अगर एग्जाम में आता है तो। सो बेसिकली ऐसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने इंजन रखे गए हैं, तो विकास के 4 इंजन रखे गए हैं, है ना? ये 4 इंजन जो विकास के हैं, एक है आपका कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर, है ना, निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। ये 4 इंजन है। इन 4 इंजनों की सहायता से आपको पहुंचना कहां है, डेस्टिनेशन क्या है आपका? तो इन 4 इंजनों की सहायता से हमारा डेस्टिनेशन है डेवलप्ड भारत। ये हमारा डेस्टिनेशन है। इस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे कैसे? इस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे कैसे? तो हमारा जो इंजन है उसको फ्यूल की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है। वो फ्यूल क्या है, वो ईंधन क्या है? सुधार यानी कि रिफॉर्म्स। तो जैसे आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि जो इस बजट में 4 इंजन रखे गए हैं, इसके लिए फ्यूल किसको माना गया है, ईंधन किसको माना गया है? तो फ्यूल है इसका रिफॉर्म्स यानी कि सुधार। और ईंधन के साथ साथ पाथ क्या है, रास्ता क्या है? अगर रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी में ईंधन डाल दिया, है ना, 2 डिब्बा आगे 2 डिब्बा, मतलब 2 इंजन आगे 2 इंजन पीछे लगा दिया, लेकिन ट्रैक भी होना चाहिए। वो ट्रैक क्या है? वो मार्गदर्शक प्रेरणा क्या है? गाइडिंग स्पिरिट क्या है? इसको क्या कहता है? इसको कहता है गाइडिंग स्पिरिट। तो वो गाइडिंग स्पिरिट क्या है जिस पर कि आपकी रेलगाड़ी विकास की चलेगी? वो है समावेशिता। समावेशिता कहने का मतलब इंक्लूसिविटी। समावेशिता कहने का मतलब इंक्लूसिविटी।
राइट, और डेस्टिनेशन है डेवलप्ड इंडिया। यहीं तक हम लोगों को पहुंचना है, यही लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो विकास के इंजन हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, विकास के इंजनों पर चर्चा की जाएगी, राइट, एक एक करके। लेकिन इसके पहले हम लोग कुछ अन्य चीजों पर चर्चा कर लेते हैं जो ज्यादा फैक्चुअल है नेचर में, जो किसी भी साल के बजट में उसके बारे में हम लोगों के लिए बात करना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम लोग जब चर्चा करेंगे, अगर बजट के बारे में बात की जा रही है तो बजट क्या बताता है? बजट में यही चर्चा होती है ना जो हमारे अनुच्छेद 112 में देश के लिए, राज्य के लिए 202 में है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, राइट, इसके द्वारा जो ये बजट तैयार किया जाता है जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, इसमें हम ये बताते हैं कि कहां कहां से हमारे पास पैसे आएंगे और कहां कहां हम लोग पैसे खर्चा करेंगे। ये दो ही प्रमुख चीजें होती हैं, दोनों का जो अंतर है उसको हम लोग घाटा कहते हैं। तो एक बार पहले देख लेते हैं कि पैसों का स्रोत क्या है इस बार के लिए। 2025-26 का जो बजट हम लोग रखे हैं, जो कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक जाएगा, तो क्या है पैसों का स्रोत, कहां कहां से आएगा? एज यूजुअल, जैसा हमेशा होता है, सबसे ज्यादा पैसे हमारे पास जो प्राप्ति है, रिसीट्स हैं। ये क्या है? ये रिसीट्स है, यानी कि प्राप्तियां हैं। जो प्राप्तियां होती हैं उसमें आय भी होता है और कर्जा भी होता है ना। तो ये जो प्राप्तियां हैं इसमें सबसे ज्यादा पैसा आएगा बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज, यानी कि उधारी और अन्य देनदारियां 24%। ये एज यूजुअल है, हर साल सबसे ज्यादा यहीं से आता है। इसके बाद अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, ये जो मैं बता रहा हूं अभी इसको थोड़ा सा अलग से सोच लो। जैसे टैक्सेस के बारे में बात करते हैं, सो इनकम टैक्स से पैसा आ रहा है आपके पास 22%, ठीक है, और कॉर्पोरेट टैक्स से पैसा आ रहा है आपके पास 17%। 17 पैसा आ रहा है निगम कर से, ठीक है, 17 पैसा आ रहा है निगम कर से, और आय कर से आ रहा है आपका 22 पैसा। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 22, 10, 32, 7, 39, 40 में एक कम, 39% हमारे पास आ रहा है आयकर और निगम कर से। बेसिकली निगम कर भी क्या है? आयकर ही होता है, लेकिन कंपनी से लिया जाता है ना। तो और अगर आप अप्रत्यक्ष करों में आकर एक बार देखो, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं तो जीएसटी और अदर टैक्स का योगदान है 18%। जीएसटी का योगदान कितना है? 18। कस्टम्स कितने हैं? तो कस्टम है आपका 4%, 18 4 22, और एक्साइज कितना है? एक्साइज है आपका 5%। तो कितना हो गया? 18 4 22 5 27%। मतलब जो प्रमुख आपका अप्रत्यक्ष कर है, जो मेन इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर आप उसको जोड़ते हैं तो वहां से आपको मिलता है 18 5 23 4 27%। तो अप्रत्यक्ष करों से 27%, 27 पैसा आ रहा है, जबकि प्रत्यक्ष करों से कितना आ रहा है? 49 पैसा आ रहा है, 49% आता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहां जो राजस्व प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, उस रेवेन्यू रिसीट्स में, राजस्व प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा ज्यादा आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ मतलब शेयर कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आम जनता है, गरीब आदमी जो है, उसके ऊपर अप्रत्यक्ष करों का बोझ कम है। और जब हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड लगातार बना हुआ है ना, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं ये 9% है ना। ये सब आप लोग ध्यान रखना, ये सब जो है इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक। उधारी और अन्य देनदारियां ये क्या है? ये पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, है ना। जो भी देनदारियां हैं ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। अब यहां से जो हम लोगों को पता चलता है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। 2025-26 बीई यानी कि बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट हम लोग क्यों कहते हैं? इसको हम लोग बजट अनुमान क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया, और है किसके लिए? है 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, 31 मार्च 2026 के लिए। तो ये अनुमान ही हो सकता है, हम पहले ही सब कुछ सेट करके रख देते हैं, यहां से पैसा लेंगे, यहां से पैसा लेंगे। अभी हम देखते हैं कहां कहां से, अभी एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट्स आगे मिलेंगे आपको। तो कर प्राप्तियां कितनी है उसको देखो जरा। सो ग्रॉस टैक्स रिसीट्स है आपके जीडीपी का 12%। तो अगर आपसे पूछता है कि टैक्स जीडीपी अनुपात कितना है,
तो 12% है, यानी कि आपके जीडीपी से 12% हम लोग टैक्स कलेक्शन ले रहे हैं, ग्रॉस टैक्स रिसीट्स, यानी कि सकल कर प्राप्तियां जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इंक्लूडेड है। इसमें से अभी हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है, तो कोई भी एक याद कर लो। अगर आप प्रत्यक्ष कर याद कर लेते हैं 7%, लगभग 7, तो आपको याद रहेगा। तो प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 7% ऑफ जीडीपी, राइट। और अप्रत्यक्ष कर बाकी का बच गया 5, तो उधर 0.1 ऊपर है तो ये 0.1 नीचे हो जाएगा। 4.9% ऑफ जीडीपी है, जीडीपी का 4.9% अप्रत्यक्ष कर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक ट्रेंड हमको 2021-22 से दिख रहा है। वो क्या, कि प्रत्यक्ष करों का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। टोटल टैक्स कलेक्शन में डायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि भारत के लोगों की, एक तो पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लोग टैक्स नेट में आ रहे हैं, कर देने वालों की रेंज में आ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पता चल रही है कि जो लोग कर देने लायक हैं वो अपनी जिम्मेदारी को या तो समझ रहे हैं, या शायद उनको इस बात का डर है कि हम पैसा, यानी कि टैक्स का पैसा चोरी नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या पता चलती है कि हमारे यहां निजी क्षेत्र बहुत तेजी से विकास कर रहा है और वो रोजगार पैदा करके दे रहा है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र से ज्यादा रोजगार आपको मिलने वाला है नहीं। तो निजी क्षेत्र जब विकास कर रहा है और वो रोजगार दे रहा है, तो उसके अंतर्गत जब लोगों को सैलरी दी जाती है तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से जब आप एक संगठित वातावरण में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो अगर आपसे पूछ दे कि 2021-22 से प्रत्यक्ष करों का हिस्सा, डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी जो है वो फलती फूलती जा रही है? आप कहेंगे यस। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है? आप कहेंगे यस। ठीक, तो संगठित जो है इसमें वृद्धि होती जा रही है। तो ये कर प्राप्तियों में, बाकी हम लोगों को पता है कि प्राप्तियों को 2 हिस्से में रखते हैं हम लोग, एक राजस्व प्राप्तियां, एक राजकोषीय, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट। तो आप यहां देखो कि जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, राजस्व प्राप्तियां सरकार पर कोई देनदारी का निर्माण नहीं करती हैं। रेवेन्यू कलेक्शन है आपका 34.2 लाख करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 16.4 लाख करोड़। नहीं याद करना है, अभी तक तो हाल फिलहाल में पूछा नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जैसे पढ़ते समय कि हम लोग के यहां राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियों से ज्यादा होती है, लगभग डबल आपको दिख रहा है। 16 दूनी 32 होता है, ये 34 है, डबल से ज्यादा है। तो पूंजीगत प्राप्तियों से ज्यादा राजस्व प्राप्तियां। तो ध्यान रखेंगे कि मेन कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है? रेवेन्यू रिसीट्स है। ठीक, अब थोड़ा खर्चे के बारे में बात कर लें। आइए अब थोड़ा खर्चे के बारे में बात करते हैं। तो रुपया कहां जाता है, हम कहां खर्चा करते हैं, यहां पर थोड़ा सा एक चीज पर आप लोग अलग से ध्यान रख लो, क्या कि सबसे ज्यादा पैसा सरकार का कहां जा रहा है? 22%, 22% पैसा जा रहा है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी। कहने का मतलब, अभी आपको पता है कि जीएसटी जो है केंद्र के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और राज्यों को उनका हिस्सा दे दिया जाता है। आईजीएसटी भी सेंटर कलेक्ट करती है, राज्यों को उसका हिस्सा दे देती है। ठीक, तो इस तरीके से जितने भी कर हैं, है ना, और ड्यूटीज हैं जो कि केंद्र वसूलती है पूरी तरीके से और राज्यों को उनका हिस्सा देती है, तो वो जो हिस्सा देना है 22%, ये सरकार के, मतलब 100 पैसा में, 1 रुपया में 22 पैसा जाता है राज्यों के पास। ठीक है, राज्यों का हिस्सा 22%। लेकिन ये तो मान लो कि ये तो देना ही है, सरकार का असली खर्चा कहां हो रहा है? सरकार का असली खर्चा है ब्याज भुगतान, इंटरेस्ट पेमेंट पर 20%। 20% खर्चा ब्याज भुगतान। और आपको पता है कि ब्याज भुगतान पिछले वर्षों में लिए गए कर्ज के लिए दिया जाता है। तो अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि प्राप्तियों में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? लाइबिलिटीज की है, बोरोविंग की है। सबसे ज्यादा पैसा हम जो प्राप्ति है वो आ रहा है लाइबिलिटीज से, है ना। तो इसीलिए ब्याज भुगतान भी सबसे ज्यादा है 20%, ध्यान रखिएगा। फिर आप यहां देखो, यहां 2 चीजें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
जिस पर कि सरकार 16% खर्चा कर रही है। इस साल 16% खर्चा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पे खर्चा करेगी। और एक और टर्म आपको मिलेगा केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जिस पर कि सरकार 8% खर्चा कर रही। दोनों में फर्क क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है और यह है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिस पर 8% खर्चा होने वाला है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है इसका पूरा का पूरा 100% खर्चा सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक। लेकिन स्पॉन्सर्ड स्कीम में केंद्र सरकार क्या करती है, मान लो कि 60-40 का रेशियो है, तो अपने हिस्से का 60% जो है वो स्टेट को दे देगी कि लो भैया तुम खर्चा करो। तो स्पॉन्सर्ड स्कीम में हिस्सेदारी होती है, केंद्र उसको स्पॉन्सर कर रही है, कहीं पर 50-50 है, कहीं पर 40-60 है, कहीं पर 60-40 है। हिली एरियाज में कुछ कुछ योजनाएं में 70-30 है, 70% सेंट्रल कंट्रीब्यूट करती है। तो उस तरीके का खर्चा 8% का है। बाकी आपका डिफेंस पे खर्चा कितना है? 8% आप डिफेंस पे खर्चा करते हैं, और मेजर एरियाज पर जो सरकार सब्सिडी देती है उस पर 6% का है खर्चा। पिछले साल के बजट में सब्सिडी और डिफेंस पे बराबर बराबर हो रहा था। इस बार डिफेंस पे 8% खर्चा कर रहे हैं और सब्सिडीज पे 6% खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पेंशन पे 4% जाता है और अदर एक्सपेंडिचर्स हैं वो 8% में आता है। तो मेजरली आपको क्या ध्यान रखना है? मेजरली आपको 3 चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो 22% हिस्सेदारी जा रही है उधर सबसे ज्यादा। 2, ब्याज भुगतान है आपका 20% का। 3 है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 16%, जिसमें डिफेंस और सब्सिडी, रक्षा और सब्सिडी शामिल नहीं है। और 4, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उस पे 8% का खर्चा है। इस पे आपको मेनली ध्यान रखना है ना? यस, ये खर्चे हैं। खर्चों को थोड़ा सा और आगे करके देखते हैं हम लोग, जो जरूरी है। खर्चों पे अगर आगे बात करें हम लोग, तो पता है हम लोग का इस साल का जो बजट है ये 50,65,000 करोड़ रुपए का बजट बना है ना? तो उसमें देखो आप कि 2025-26 में कहां कहां खर्चा करना है। तो इस बार जो आपका बजट बना है, इसका टोटल एक्सपेंडिचर है जीडीपी का 14.2%। जो हम लोग खर्चा करने का प्लान किए हैं लगभग 50.65 लाख करोड़, है ना, ये आपकी जीडीपी का कितना है? 14.2%, 14.2% खर्चा करेंगे, ठीक। तो बेसिकली आपके जो खर्चे हैं वो 2 तरीके का, एक राजस्व खर्चा, एक पूंजीगत खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑलराइट, उस हिसाब से देखा जाए तो राजस्व व्यय, राज्यों को सहायता अनुदान के अलावा, राज्यों को जो सरकार सहायता अनुदान देती है, ग्रांट्स इन एड, है ना, उसको अगर आप हटा दें, उसको छोड़ दें, तो 9.8% आपका राजस्व खर्च है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है आपका? 4.3%। तो ये जो है आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 4.3%। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रभावी पूंजीगत व्यय में आप क्या शामिल करते हैं? तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट्स इन एड फॉर एसेट क्रिएशन, ये 2 चीजें शामिल हो जाती हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय में। पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए सहायता अनुदान जो राज्यों को दिया जाता है। तो आपका पूंजीगत व्यय 11.2 लाख करोड़ रुपया है, ठीक। और पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए राज्यों को जो ग्रांट इन एड यानी कि सहायता अनुदान दिया जाता है वो कितना है? 4.3 लाख करोड़। टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 15.5 लाख करोड़। सो बेसिकली एग्जाम में, चूंकि देखो इस बार का जो बजट आप पढ़ेंगे ना, तो इस बार के बजट में सरकार जो लैंग्वेज यूज कर रही है उसमें प्रभावी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा वो बार बार जोर डाल रही है ना। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों को क्लास में भी और पहले क्वेश्चन में भी इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जोर डाल रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान दे लो। तो ये जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये 4.3% है, जिसमें से 1.2% ऑफ जीडीपी क्या है? राज्यों को मिलने वाला अनुदान। 1.2% क्या है? ग्रांट इन एड्स है, राइट। तो शेष कितना बच गया? 3.1%। तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 3.1% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 3.1% आपका कैपेक्स हो गया। कैपेक्स हो गया 3.1% ऑफ जीडीपी, राइट, जो कि है आपका 11.2 लाख करोड़ रुपया। तो ये जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा,
और इन सभी, ये तो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर की कहानी। और उसके साथ साथ राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना जा रहा है आपका? 39.4 लाख करोड़ रुपया। राजस्व व्यय एक ऐसा व्यय है जो कि रेगुलर पेरियोडिक किया जाता है ना, मेंटेनेंस के लिए, सब्सिडी के लिए, पेंशन के लिए, एसेट सैलरी के लिए। एसेट क्रिएशन होता नहीं है, यह ब्याज भुगतान में जाता है, ठीक है ना। तो एसेट क्रिएशन होता नहीं है, नहीं देयता देनदारी कम होती है, लायबिलिटी कम होती है। तो राजस्व एक्सपेंडिचर आपका कितना हो रहा है? 39.4 लाख करोड़ रुपया, लगभग 40 लाख, ठीक। और पूंजीगत व्यय कितना हो रहा है? कैपेक्स भी कर देते हैं तो खैर इसमें तो कैपेक्स, इसमें तो इंक्लूडेड है ग्रांट्स इन एड। तो सिंपल पूंजीगत व्यय देखें तो 11.2 लाख करोड़, बहुत फर्क है ना। इसीलिए सरकार चाहती है कि हम लोगों का राजस्व घाटा जो है वो शून्य हो जाए। दैट इज द रीजन, राइट। अब थोड़ा व्यय की प्रवृत्ति जो कि आपके बजट में मेंशन किया हुआ है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ट्रेंड्स इन एक्सपेंडिचर, व्यय की प्रकृति क्या कह रहा है कि प्रभावी पूंजीगत व्यय यानी कि इफेक्टिव कैपेक्स जीडीपी के परसेंट के रूप में, है ना, पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ता गया है। और जो हम लोगों का राजस्व खर्चा है ये लगातार कम होता गया है, खास करके 2021-22 के बाद से। 20-21 में कोविड के चलते बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था, उसके बाद से ये FY22 कहने का मतलब 2021-22, खास करके 2021-22 से देखोगे तो राजस्व खातों के अंदर जो खर्चा किया जा रहा है ये लगातार कम हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्व खर्चे कम हो रहे हैं और प्रभावी पूंजीगत खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। बढ़ा है जबकि राजस्व खाते पर व्यय में कमी आई है ना। तो ये व्यय की बेहतर गुणवत्ता को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि अब हम लोग इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, क्यों? क्योंकि इससे या तो अगर हम लोग पूंजीगत व्यय करते हैं तो या तो एसेट का क्रिएशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या सरकार की लायबिलिटी कम हो रही है ना। तो ये चीज, ठीक। और ये देख लो, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि स्टेट्स एंड यूटीज को कुल कितना ट्रांसफर कर रही है सरकार? टोटल ट्रांसफर कर रही है 25.6 लाख करोड़ रुपया, 25.6 लाख करोड़ रुपया, 25.6 लाख करोड़ रुपया राज्यों को और संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि यूनियन टेरिटरीज को सरकार दे रही है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इसका ना एक बार आप लोगों के लिए रिवीजन करना जरूरी है, आवश्यक है। तो अभी हम लोगों ने खर्चों के बारे में बात कर ली, अभी हम लोगों ने प्राप्तियों के बारे में बात कर ली। तो अब इस बार आवश्यक बनता है कि एक बार हम लोग घाटों के बारे में चर्चा कर लें। घाटों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए घाटों को देखा जाए। इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है, पहले तो इस पर फोकस कर लो और फिर हम इस तरफ आएंगे। पहले यहां देख लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को याद क्या रखना है? इसमें आपको याद रखना है ये वाला बजट अनुमान 2025-26 का जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और साथ ही साथ हम लोग ट्रेंड भी देख लेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जो 2025-26 का बजट अनुमान है। एक मिनट, इसको मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से दिख सके, है ना। तो 2025-26 में आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, प्रस्तावित है 4% ऑफ जीडीपी, 4.4% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 4.4%, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एमसीक्यू कराता हूं, आप लोग गलत कर देते हैं, इसीलिए इतनी बारीकी से जाके बता रहा हूं। तो 4.4% ऑफ जीडीपी, ये हम लोगों ने राजकोषीय घाटा रखा है। और आपको पता है कि एफआरबीएम, अगर याद आ रहा हो तो एफआरबीएम एक्ट 2003 के अनुसार अभी वर्तमान में जो फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए, राजकोषीय समेकन के लिए जो ओनली ऑपरेशनल टारगेट है वो क्या है? ये फिस्कल डेफिसिट को 3.5% करना है। टारगेट 2021 का ही था, पीछे छूट गया है, कोविड कहते हैं हम लोग, कोविड के चलते। तो सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि इसको 3.5% के रेंज में लेकर के आए। तो अभी टारगेट रखे हैं 4.5%, 4.4%। संशोधित आंकड़ा पिछले साल का कह रहा है 4.8%, एक्चुअल आ जाएगा। अगर आप एक्चुअल देखेंगे 2023-24 का, तो 5.6% था एक्चुअल। तो आपको सिर्फ, जैसा एग्जाम में बीपीएससी पूछती है वो यही पूछती है
बट अभी इसी पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? ओके। आपका रेवेन्यू डेफिसिट 1.5%, विच इज वेरी गुड। और आप देख रहे हो ना, ट्रेंड भी आप देख रहे हो कि लगातार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, राजस्व व्यय, वो लगातार घटता जा रहा है। ट्रेंड भी देखा आपने। तो ये राजस्व घाटा 1.5% का, प्रभावी राजस्व घाटा हम लोगों ने रखा हुआ है कि 0.3%। बहुत बढ़िया। और दरअसल ज्यादा मायने तो प्रभावी राजस्व घाटा ही रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 से 2 वर्षों में हम लोगों का संभव है कि राजस्व घाटा जो है, मतलब प्रभावी राजस्व घाटा, वो शून्य के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। जिस हिसाब से ये कम होता जा रहा है, 1.6, 0.6 और 0.3। प्राथमिक घाटा 0.8% का टारगेट रखा गया है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा होता है कि जब फिस्कल डेफिसिट में से हम लोग ब्याज अदायगी को घटा देते हैं, है ना? तो ये घाटों का रहा। अब आपको पता है कि सरकार घाटों की पूर्ति कैसे करती है। सरकार के द्वारा घाटों की पूर्ति, राजकोषीय घाटे की पूर्ति कैसे की जाती है? तो राजकोषीय घाटे की पूर्ति करती है सरकार। प्रमुख स्रोत है, वहां से कर्जा लेती है ना? या तो घर से कर्जा लेती है, बाजार से, या आरबीआई से कर्जा लेती है, या फिर अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से कर्जा लेती है। ये 3 प्रमुख स्रोत हैं। तो ये जो हम लोगों का बजट का साइज है 50.65 लाख करोड़ रुपया, जिसमें आपका घाटा कितना जा रहा है? घाटा आपका जा रहा है 15,68,936 करोड़ रुपया। 15 लाख मतलब 15.5 लाख करोड़ का घाटा है, ठीक? राजकोषीय घाटा, ठीक? तो इस घाटे की पूर्ति का मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स है बाजार से उधारी, मार्केट बोरोविंग। तो आप देखो कि लगभग कितना, लगभग क्या, 15.5 लाख, अब ध्यान सुनिए, 15.5 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है। और उसकी पूर्ति का मेन स्रोत क्या है? भारत जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से कर्जा ले रही है, बाजार से कर्ज। और वो कितना ले रही है? 11.3 लाख करोड़। तो मेन सोर्स ऑफ फिनांसिंग फिस्कल डेफिसिट क्या है? मार्केट बोरोविंग। और ये मार्केट बोरोविंग कैसे होता है? कैसे करे सरकार? यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियों का के द्वारा, सरकारी प्रतिभूतियों के द्वारा। इसको आप कह सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना? मेन सोर्स सिर्फ ध्यान रखिए। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब प्रमुख मद क्या है, मिनिस्ट्रीज क्या है जहां पर खर्चा किया गया है, अलॉट किया गया है? तो सबसे बड़ा पिछले साल भी था, इस साल भी है। सबसे ज्यादा अलॉटमेंट किया गया है डिफेंस के लिए। डिफेंस को कितना? यह है इतना करोड़ रुपया। डिफेंस को 4,91,732 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं नंबर 1 पर। सो नंबर 1 पर आपका डिफेंस है 4,91,000 करोड़। और ब्याज भुगतान कितने का कर रहे हैं? 12,76,000 करोड़ रुपया का ब्याज भुगतान है। देख रहे हैं? ब्याज भुगतान है आपका 12,76,000 का करोड़ का, है ना? और डिफेंस पे खर्चा, जो सबसे ज्यादा खर्चा है आपका डिफेंस का, वो कितना है? 4,91,000। तो इसीलिए बहुत जरूरी है राजकोषीय घाटे को कम करना, है ना? यस। जैसे अभी आपने देखा कि सरकार ने बाजार से कर्जा उठाया है 11 लाख करोड़ रुपया का। अब बाजार से 11 लाख करोड़ का कर्जा उठाओगे तो उस पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा आपको। तो ब्याज भुगतान इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पर आता है आपका ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। तीसरे नंबर पर होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के पास बहुत सारा काम है। होम मिनिस्ट्री इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखती है। उसके बाद कृषि और संबद्ध कार्यकलाप यानी कि एग्रीकल्चर उसके बाद चलाता है। उसके बाद एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और उसके बाद स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। तो खैर ये तो इस क्रम में है ना, 1 2 3 4 5 6 क्रम में है। इतना ध्यान लेंगे तो अगर पूछना होगा तो यहीं से आ जाएगा। अदरवाइज है ना, सबसे ज्यादा अगर पूछा तो डिफेंस कितना? 4,91,000 करोड़, यानी कि 5 लाख करोड़ के आसपास। ठीक, यस।
तो ये यहां पर आपका खर्चा मेनली हो रहा है, ठीक है। यस, तो ये खर्च की बात हो गई। अब यहां से हम लोग अब अपने दूसरी चीज पर चले आते हैं जिसका आप लोग को रहता है। तो ये देखो, यहां से जो मेन चीजें हैं डेटा के हिसाब से वही मैंने सामने रखा है, लेकिन अभी आगे भी कुछ चीजें मिलेंगी जहां पर हम कंसेप्ट के हिसाब से बात करेंगे, है ना। सो बेसिकली पिछले साल भी और इस साल भी फोकस क्या है, जो ये बजट हमारा बना है, इस बजट के जो 4 इंजन है ना, 4 इंजन है, कृषि है, एमएसएमई है, निवेश है, निर्यात है, ये 4 इंजन है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, राइट। तो इन 4 इंजनों की मदद से वी हैव टू क्या अचीव, डेवलप्ड इंडिया, डेवलपमेंट हम लोगों को चाहिए, डेवलप विकसित भारत का लक्ष्य चाहिए, है ना। और उसके लिए ईंधन क्या है, फ्यूल क्या है, रिफॉर्म्स करना चाहते हैं हम लोग। और गाइडिंग स्पिरिट क्या है, मतलब रेलवे का ट्रैक क्या है, दैट इज इंक्लूसिविटी, यानी कि समावेशिता, वो मार्गदर्शक है, प्रेरणास्पद है, उस प्रेरणा को लेकर के गाड़ी आगे बढ़ रही है। तो बेसिकली इसके अंतर्गत विकसित भारत के जो व्यापक सिद्धांत रखे गए हैं, ये है ना, अमूमन नहीं बताते हैं लोग, यहां से थोड़ा ध्यान रख लो आप। ये क्या रखा गया है, जो ब्रॉड प्रिंसिपल्स जिस पर कि विकसित भारत का लक्ष्य वाला जो ये बजट बना है, इस बजट में ब्रॉड प्रिंसिपल्स क्या रखे गए हैं आपका जो बजट 2025-26 के अंतर्गत। तो ब्रॉड प्रिंसिपल्स में कुछ टारगेट्स हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। जैसे गरीबी से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है, 0 पॉवर्टी। कहा गया है कि हाई क्वालिटी एजुकेशन अचीव करना जरूरी है, 100%, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य सुविधाएं सर्वसुलभ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और बेहतरीन होनी चाहिए, वेरी गुड। उसके अलावा 100% स्किलफुल लेबर चाहिए, 100% स्किलफुल लेबर, कुशल कामगार, है ना, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। और यहां पर ये आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में रख लेंगे कि इस व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है। यह व्यापक सिद्धांत हम लोग को विकसित भारत को ध्यान में रख के किया गया है। तो विकसित भारत अचीव करने के लिए लक्ष्य रखा गया है कि जो महिलाएं हैं, कम से कम 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में हिस्सेदार बने। सो आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी चाहता है ये। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इंपॉर्टेंट वाले में रखेंगे, ठीक है। और अपने देश के किसान, तो किसानों के लिए क्या बात की गई है कि फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाए भारत को, है ना, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के लिए अनाज या खाद्य पदार्थ की टोकरी, सब कुछ भारत से उत्पन्न हो सके। तो वैसे किसान, तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। सो अन्नदाता यानी कि किसान, बाकी आप लोग समझ रहे हैं, ठीक। तो ये 6 सिद्धांत हैं जो कि आपके बजट में मेंशन्ड है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके बजट में मेंशन्ड है, इसीलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला इंजन लेकर के चलते हैं, एग्रीकल्चर। इसको जल्दी देखते हैं, क्यों, क्योंकि ये योजनाओं वाले चैप्टर में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है ना। सो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 जिलों को कवर करेगा, राज्यों के साथ साझेदारी की बात की गई है। इसके अंतर्गत प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता बढ़ाना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, सिर्फ धान और गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, लोगों को दलहन, तिलहन, उसके साथ साथ बागवान यानी कि हॉर्टिकल्चर, उसके लिए भी प्रेरित करना, फल, सब्जियां, है ना, फूल इत्यादि की खेती करने के लिए प्रेरित करना। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, हमारे यहां है ना बहुत अनाज बर्बाद हो जाता है, क्योंकि या किसान संकट बिक्री कर देते हैं मजबूरी में, क्योंकि भंडारण की सुविधा नहीं है। तो भंडारण की सुविधा, सिंचाई दुरुस्त करना है, और ऋण सुविधा बहुत आवश्यक है, दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण। क्यों, क्योंकि क्या है, किसानों को खेती करने के लिए पैसा लगता है, बैंक हमेशा थोड़ी खड़ा है पैसा देने के लिए, लॉन्ग टर्म पैसा मिलता नहीं है। तो ये लोग लोकल लेंडर्स से पैसा ले लेते हैं, जो साहूकार हैं, या फिर ये छोटे छोटे किसान क्या करते हैं, दुकान वालों से, जैसे जिसके साथ बीज खाद वगैरह खरीद रहे हैं, उनसे पैसा ले लेंगे, और उनके साथ हो जाता है कि चल भाई इस रेट पर अपना अनाज तुम्ही को बेच दूंगा मैं। तो वो फायदा ले लेता है सामान बेचने वाला, मतलब दवाई खाद बेचने वाला फायदा ले लेता है, कम दाम पर आपसे अनाज ले लेता है, फिर आगे मंडी में वो अपने हिसाब से बेचता है।
तो ये मजबूरी इसलिए है ना क्योंकि ऋण सुविधाएं उपलब्ध नहीं, तो ये उपलब्ध कराना जरूरी है। तो ये धन धान्य के अंतर्गत बात की गई है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो अल्प रोजगार की समस्या है उससे निपटने के लिए ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम यानी कि रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट उसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये किसी एक क्षेत्र में काम करने से होगा नहीं, तो राज्यों के साथ मिलकर के मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है ना। और ध्यान रखिए कि इसमें अल्प रोजगार को टारगेट कर रहे हैं। इसमें क्या टारगेट कर रहे हैं? कृषि में अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट को दूर करना है। तो स्किल बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तकनीक लेकर आना पड़ेगा, रूरल इकोनॉमी को सशक्त बनाना पड़ेगा। ठीक, तो फोकस एरिया क्या है? तो इसमें फोकस एरिया ध्यान रखना बहुत मुश्किल नहीं है। आप गांव में हैं ऐसा सोच करके आंख बंद कर लीजिएगा तो जो दिखेगा वही फोकस एरिया है। जैसे ग्रामीण महिलाएं, युवा किसान, ग्रामीण युवा, छोटे एवं सीमांत किसान, भूमिहीन परिवार, इन्हीं को टारगेट करना है, ये फोकस एरिया है। तो इसके लिए भाई अगर रेजिलिएंट ग्रोथ चाहिए आपको तो ये कार्य करना पड़ेगा। ठीक, एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट इंजन, यू नो। यस, आंख लग जा रही है बार बार क्योंकि इमेजिन नहीं कर रहे हैं कैसे चलेगा काम। आंख लगेगी तो ठीक है। ऑलराइट, दलहन में आत्मनिर्भरता 6 वर्ष के लिए, तो यहां याद रखिएगा 6 वर्ष। और जैसा कि पिछले साल पूछा था तो 3 चीजें हैं, तुअर, उड़द और मसूर। संभव है इस साल मुझे नहीं लग रहा है कि पूछेगा, बट फिर भी 3 दाल पर ध्यान है। तुअर कहने का मतलब अरहर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल। यह ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि सेंट्रल एजेंसीज नैफेड और एनसीसीएफ अगले 4 साल के लिए किसानों से खरीद करेंगी, उन्हीं किसानों से जो इनके साथ, नैफेड के साथ और एनसीसीएफ के साथ अग्रीमेंट करते हैं। ये हम लोगों ने बात किया था, है ना। ओके, सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम और उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन, जिसमें कि यह बात की गई है कि 100 से ज्यादा, है ना, 100 से ज्यादा वैरायटी के क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स बना रही है सरकार। और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड जो है ये किसानों को उपलब्ध भी कराना है वाणिज्यिक रूप से। सीड हब बनने का सपना है। तो ये जो है इस पे ध्यान रखिएगा, राइट। ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया है योजनाओं वाले कार्यक्रम में। कपास उत्पादकता के लिए 5 वर्षीय मिशन, 5 साल का मिशन कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए। हम लोग क्लास के लास्ट में यह भी बात कर लेंगे कि बिहार को क्या मिला है इस साल के बजट में, बिहार के लिए क्या घोषणा है, इसके बारे में भी बात कर लिया है कि जो लोग मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत आते हैं और जिनको केसीसी के अंतर्गत लाभ मिलता है, तो केसीसी के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। इसके अंदर संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत उसको कर दिया गया 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। किसानों को ध्यान में रख करके ये सारा काम किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा इंजन एमएसएमई। दूसरा इंजन क्या है? एमएसएमई। यस, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स। तो दूसरा एमएसएमई है दूसरा इंजन। और आपको पता है कि एमएसएमई कितना जरूरी है, ये हम लोगों ने इंडस्ट्री वाले चैप्टर में बात किया था ना, और कि एमएसएमई जो है ये कितना ज्यादा रोजगार उत्पन्न करके देता है, निर्यात में कितना योगदान है इसका। तो एमएसएमई एक्ट 2006 में संशोधन किया गया। एमएसएमई एक्ट 2006 में, इसके पहले भी संशोधन हुआ था, फिर से संशोधन, और संशोधन करने के बाद एमएसएमई की परिभाषा को बदला गया। एमएसएमई यानी कि माइक्रो, माइक्रो यानी कि होता है सूक्ष्म। तो पहले निवेश, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, तो पहले जो लोग 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते थे उसको माइक्रो माना जाता था। इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 2.5 करोड़। स्मॉल यानी कि लघु, और मीडियम यानी कि मध्यम। तो आप क्या देखोगे कि
निवेश में 2.5 गुना वृद्धि की गई है। इसमें जो परिवर्तन हुआ है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश में क्या किया गया है, 2.5 गुना वृद्धि की गई है। और यह है आपका टर्नओवर यानी कि कारोबार। अगर आप कारोबार देखें तो कारोबार में 2 गुना वृद्धि की गई है। ठीक है, सो कारोबार में 2 गुना वृद्धि नई परिभाषा में। तो बाकी अन्य जो है आपका रिवाइज जो है उसको ध्यान रख लीजिएगा। तो कोई भी एक ध्यान रखिएगा तो दूसरा ध्यान आ ही जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे और इसको भी इस हिसाब से कर लेंगे आप लोग। यस, निवेश जो टर्नओवर जो है वो इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स था और उसके हिसाब से फिर आप आगे की ओर बढ़ा लेंगे। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्रेडिट गारंटी कवर कर रही है। ठीक, तो ये क्या है, गारंटी सुरक्षा के साथ ऋण की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि। ऋण गारंटी सुरक्षा यानी कि क्रेडिट गारंटी कवर। क्रेडिट गारंटी कवर प्रोवाइड कर रही है बाई गवर्नमेंट। इसमें देखो एमएसई सेक्टर जो है, एमएसई कहने का मतलब माइक्रो एंड स्मॉल, तो जो सूक्ष्म और लघु उद्यम है ना, अगर उनको कर्जा लेना है तो सरकार 10 करोड़ रुपए तक का आप कर्जा लेने के लिए, पहले 5 करोड़ था, सरकार 10 करोड़ रुपए तक आप जब कर्जा लेने जाएंगे तो उसका क्रेडिट गारंटी कवर कर, मतलब सरकार उसका क्रेडिट गारंटी देगी कि ठीक है भाई ले लो। और जो स्टार्टअप्स हैं उसके 20 करोड़ रुपए तक का, तो एमएसएमई के लिए 10 करोड़ का कवर करेगी अगर बैंक से लेते हैं, स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपए का। और ऐसे एमएसएमईज जो एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, जो उत्पादन करके एक्सपोर्ट करने वाली एमएसएमईज हैं, तो उसका कितना कवर कर रही है सरकार, उसका कर रही है सरकार 20 करोड़ रुपए तक की टर्म लोन। 20 करोड़ रुपए तक का जो टर्म लोन है उसको कवर करेगी। तो एक तरीके से समझ लो कि गवर्नमेंट इज प्लेइंग गारंटर हियर। ठीक, यस। अच्छा, इस पे एक्चुअली इस पे दोनों पे चल जा रहा है ना, इसलिए आई विल इंप्रूव द पेन कलर। ओके, तो ये चीज है। अब यहां से आगे देखते हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए बाकी चीजें। जैसे आप देखो फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम है ना, ये अलग था थोड़ा। लेट्स ट्राई दिस वन, है ना। सो फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर्स दैट वी ऑलरेडी टॉक्ड, है ना। तो ये फोकस प्रोडक्ट स्कीम किसके लिए, चमड़ा और उसके लिए। खिलौनों का ब्रांड बनने के लिए भारत को, है ना, खिलौनों में जो मेड इन इंडिया ब्रांड, तो उसके लिए काम किया जा रहा है। वैश्विक केंद्रीय योजना, ये सब आपको पता है, इसके बारे में चर्चा हो गई है ना। ग्लोबल हब फॉर टॉयज। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स। अच्छा, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स में थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स हैं ये सूक्ष्म उद्यमों के लिए है, ये ध्यान रखना, यहां पर धोखा हो सकता है। तो ये जो 5 लाख का लिमिट आपको मिलेगा वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है और पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी करेगी। चलो, ये तो अपनी जगह पर है कि पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाने की घोषणा है, लेकिन ये 2 कंडीशन, पहला कि सूक्ष्म उद्यम के लिए है और दूसरा कि उद्यम पोर्टल पे आपको पहले रजिस्ट्री कराना पड़ेगा। उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए। ये 2 शर्तें हैं, इन पर ध्यान रखिएगा। उनके लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड है। तो ये एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए दूसरा इंजन आपका। महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित 5 लाख पहली बार उद्यम करने वाले लोग जो हैं उनको अगले 5 साल तक 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण यानी कि टर्म लोन दिया जाएगा। तो कितना टर्म लोन मिलेगा इन लोगों को, अगले 5 साल के लिए सरकार ने कहा है 2 करोड़ तक का। ठीक, पहली बार उद्यम करने वालों के लिए। तो ऐसे 5 लाख लोगों को चूज किया जाएगा। जो लोग पहली बार स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो उन लोगों का
हैंड होल्डिंग का काम सरकार करेगी। ठीक है, यस। एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के बारे में भी चर्चा की गई है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में भी चर्चा की गई है, और कहा गया है कि ये जो राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया जाए, व्यापार करने की सुगमता और लागत, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, भविष्य के लिए फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स। फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स कहने का मतलब स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है, और स्किल डेवलपमेंट भी स्पेशली इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक के क्षेत्र में, है ना, तभी यही फ्यूचर वर्कफोर्स रहेगा आपका। तो स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा है ना। डायनामिक, वाइब्रेंट एंड डायनामिक एमएसएमई सेक्टर, है ना, जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र, इसके बिना तो काम चलना नहीं। हम तो देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है एमएसएमई। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर ध्यान देगा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, क्वालिटी पर ध्यान देना है, और क्लीन टेक्नोलॉजी, है ना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण, किस लिए, ताकि जलवायु परिवर्तन पर ध्यान दिया जा सके। तो ये जो है ये आपका विनिर्माण मिशन का फोकस है, मतलब विनिर्माण किया जाएगा, भविष्य के लिए इन चीजों पर सरकार ध्यान रख रही है और उसके हिसाब से निवेश को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ओके। तीसरा इंजन है निवेश। अभी यहां पर बहुत सारे छोटे बड़े पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एग्जाम में हो सकता है कहीं से एक सवाल पूछ दे उठा करके। तीसरा इंजन क्या है, निवेश है, क्योंकि बिना अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए हुए आपको लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट, है ना, कि अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो देखते हैं, तो निवेश 3 क्षेत्रों में, इस पे थोड़ा ध्यान दे लो। निवेश जो है कहां कहां सरकार निवेश करना चाहती है। सो निवेश जो है, निवेश 3 क्षेत्रों में, जनता में निवेश करना है, अर्थव्यवस्था में निवेश करना है, और नवाचार में निवेश करना है ना, लोगों में निवेश करना है, पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। सो निवेश के लिए 3 एरियाज, पीपल, इकोनॉमी और इनोवेशन में सरकार निवेश करना चाहती है। ठीक, ओके। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब क्या है, अटल टिंकरिंग लैब, ATL कहने का मतलब होता है कि मतलब जहां पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर सेंटर्स या फिर जो रिसर्च वगैरह करने के लिए होता है ना, तो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए। भारत नेट परियोजना, भारत नेट परियोजना के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, है ना, उन ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी माध्यमिक विद्यालय यानी कि सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHCs, यहां तक नेट सुविधा पहुंचाना है। तो भारत नेट के अंतर्गत ध्यान रखना, सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, है ना, इनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है, इनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है भारत नेट परियोजना के अंतर्गत। और यह भी कहां, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना के बारे में बात करें तो वही है, भारतीय भाषा में पुस्तकों को डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल कराना। ठीक, यही है। तो इसमें स्कूली शिक्षा के लिए भी है और उच्च शिक्षा यानी कि यूनिवर्सिटीज के लिए भी है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय। मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल तक भारतीय भाषाओं में पुस्तकें डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल कराना, भारतीय भाषा पुस्तक योजना चल रहा है। ठीक है, ओके। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की बात की जा रही है। कितना, 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग। जैसे हमने कहा ना, अभी जैसे पीछे हमने देखा था कि भविष्य के लिए रोजगार चाहिए, लेबर फोर्स चाहिए, तो उसके लिए उनको चाहिए होगा स्किल करना। तो
तो उसके लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए जाएंगे जहां पर स्किलिंग के लिए। क्यों? तो इसके अंदर है क्या, मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, राइट। तो मेक फॉर इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के मोटिव के साथ, है ना, स्किलिंग सेंटर बनाए जाएंगे नेशनल एक्सेलेंस। तो 5। अभी ये कहां कहां पर होगा इसके बारे में बात नहीं की गई है। उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द एजुकेशन, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए की बात की गई है। 500 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए। 500 करोड़ रुपया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज इंपॉर्टेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़ा देख लीजिएगा, ये प्लान किया गया है ना, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। आईआईटी एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी, हाँ 5 IITs इंक्लूडिंग IIT पटना, उसके बारे में चर्चा होगी मेघा, बिहार वाले टॉपिक में उसको देखेंगे हम लोग। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ध्यान दे लो, राज्यों को कहा गया है, राज्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग जैसे नियोजन पढ़ते हैं ना, तो नियोजन में जैसे हम लोगों ने बात की थी कि एक नियोजन होता है, प्लानिंग होता है, कि प्लानिंग इंसेंटिव दे करके। तो ये सरकार का वही है, प्लानिंग बाय इंसेंटिव, प्रोत्साहित करके। तो राज्यों को कहा गया कि आपको 50 साल तक के लिए बिना ब्याज का कर्जा हम लोग देंगे, और इसके लिए हम लोगों ने कोष बनाया है 1.5 लाख करोड़ रुपए का। पिछले साल भी था यही चीज, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है, किस काम के लिए खर्चा करोगे तब, अगर आप पूंजी व्यय और सुधार में प्रोत्साहन, मतलब पूंजी व्यय और सुधार पे खर्चा करोगे तब, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे अगर आपको खर्चा करना है, तो सरकार आपको लोन दे सकती है 50 साल के लिए, और उस पर ब्याज नहीं लेगी। 50 साल में अपने आप को विकसित कीजिए, है ना, ब्याज नहीं लेंगे। इसके साथ साथ विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में या पावर सेक्टर में सुधार करने के लिए सरकार ने कहा कि इसके अलावा और भी आपको देंगे। कहां देंगे आपको? विद्युत क्षेत्र में सुधार करने के लिए, पावर सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए। कितना? 0.5, यानी कि ½ ऑफ योर GSDP, जीडीपी का नहीं, GSDP का, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.5% और आपको दिया जाएगा अगर आप पावर सेक्टर में सुधार करना चाहते हैं तो। यह बात भी सरकार ने कहा। तो आपको दिया जा रहा है 50 साल के लिए बिना ब्याज का कर्जा, और उसके लिए अलग से 1.5 लाख करोड़ रुपए का फंड बना दिया गया है। और उसके अलावा, मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और उसके अलावा 0.5% ऑफ GSDP आपको अलग से दिया जा सकता है पावर सेक्टर में रिफॉर्म करने के लिए। ठीक, उसके अलावा अगर बात किया जाए कि देखो क्या है, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा देख लेना आप लोग। बहुत सारी नई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, उसके लिए फंड चाहिए, फंड की कमी है। तो फंड जुटाने का एक, है ना, व्यवस्था सरकार ने फिर पहले भी किया था, फिर से किया है। ये क्या है, ये दूसरी बार एसेट मोनेटाइजेशन कर रही है सरकार। तो सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का पीरियड क्या है, ये ध्यान रख लेना। यहां से सवाल कैसे बन सकते हैं कि सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का पीरियड क्या है, 2025 से 30, और कितना राशि प्राप्त करने की उम्मीद है यहां से, तो 10 लाख करोड़ रुपए का नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा प्राप्त होगा। यह होता क्या है एसेट मोनेटाइजेशन? एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि सरकारी कंपनी में आप अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं, बल्कि आप प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके कार्य कर सकते हैं। उनको ये जो आपका एसेट है ये दे सकते हैं भाड़े पर चलाने के लिए, कि लो भाई मेरा खेत है, तुम खेती करो, पैसा हमको दे देना। ठीक, तो मेरी जमीन है, आप यहां पर काम कीजिए, मेरी फैक्ट्री है, आप यहां पर काम करो, मेरे द्वारा बनाया गया रेल है, रेलगाड़ी है, आप इसका यूज कीजिए, हमको हमारा पैसा देते रहना। तो वहां से 10 लाख करोड़ रुपए का, है ना, प्राप्ति करने की उम्मीद है। इस तरीके के नए प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे वहां से। तो ये सेकंड एसेट मोनेटाइजेशन, ध्यान रखिएगा, है ना। टाइम पीरियड है 25 से 30 के लिए। और ये जो आपका जल जीवन मिशन है, इसको बढ़ा करके 2028 तक कर दिया गया है। जन भागीदारी के माध्यम से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां तक पाइप्ड वाटर पहुंचाना है। ठीक है,
ग्रामीण क्षेत्रों तक पाइप्ड वाटर पहुंचाना है, इसको 2028 तक बढ़ा दिया गया है ना। उसके अलावा देखो एक और चीज, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ भारत में जब से नीति आयोग आया है तब से आप क्या देखते हो कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है ना, प्रतिस्पर्धी संघात्मक ढांचा है। तो उसके अंतर्गत एक शहर चुनौती कोष की स्थापना की बात की गई है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्बन चैलेंज फंड, और इस अर्बन चैलेंज फंड का अमाउंट कितना है, 1 लाख करोड़ रुपया। तो इस अर्बन चैलेंज फंड में क्या किया जाएगा, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें सिटीज एज ग्रोथ हब्स है ना, कि ग्रोथ हब के रूप में, विकास केंद्रों के रूप में शहर, ये थीम है। शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता, इन 3 थीम्स पे अलग अलग शहर काम करेंगे, और उसके लिए एक शहर चुनौती कोष 1 लाख करोड़ रुपए का तैयार किया गया है। जो जहां पर जैसा परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से उसको फंड अलॉट किया जाएगा। तो इसके अंदर 3 चीजें हैं, क्या क्या है, सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, वाटर एंड सैनिटेशन। ये 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। वाटर सैनिटेशन तो जरूरी है, फिर क्या है कि आप अपने शहर को कैसे नए तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो क्रिएटिव रीजनरेशन कुछ खास चीज है उसके रूप में, और तीसरा है कि एक ग्रोथ हब के रूप में आप शहर को कैसे करेंगे। अनुसंधान के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च, और उसके लिए 20,000 करोड़ रुपया का एक एलोकेशन किया गया है। तो खैर, अच्छा, एक सामुद्रिक विकास निधि, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो ये जो आपका मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, ये 25,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। कितना, 25,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि बनाई गई है, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी या योगदान होगा 49% का। सरकार द्वारा 49% तक के योगदान की उम्मीद है यहां से, है ना, सामुद्रिक विकास निधि है। ठीक, उसके साथ साथ ये सारी चीजें हैं। मतलब ऐसे आप ध्यान रखो ना कि कहीं से एक लाइन का कुछ पूछ लिया, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि इसको 1-2 बार आप देख लेंगे। अगर कहीं से भी 1-2 लाइन का कुछ पूछ दिया तो आपको क्लिक कर जाएगा कि यहीं से था। ठीक, यस। नेशनल जियो स्पेशल मिशन की बात की गई है, किया जाएगा, ये सारी चीजें की जाएंगी। तो राष्ट्रीय भू-स्थैतिक अभियान शुरू किया जाएगा, और इसका उद्देश्य क्या है, शहरी योजना को लाभ देने के लिए। शहरी योजना या शहरी नियोजन भी आप कह सकते हैं, अर्बन प्लानिंग। तो ये जो आपका राष्ट्रीय भू-स्थैतिक अभियान चलाया जाएगा, नेशनल जियो स्पेशल मिशन जो है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्बन प्लानिंग है, शहरी नियोजना या शहरी नियोजन। अर्बन प्लानिंग को बढ़िया करने के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। ज्ञान भारतम अभियान, ये पहले से ज्ञान भारतम अभियान में क्या रखा गया है कि अलग अलग जगहों पर जो हमारी पांडुलिपियां हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, है ना, 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पांडुलिपियां हैं, उनका सर्वेक्षण किया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंटाइजेशन। क्योंकि एक बार जब इनका डॉक्यूमेंटाइजेशन हो जाए कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, यानी कि दस्तावेजीकरण हो जाएगा, तो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी ना, तो फिर आप इनका लाइफ बढ़ जाएगा, डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम इनको प्रिजर्व कर रहे हैं इन चीजों का, तो इनका प्रिजर्वेशन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक है ना। तो पहले सर्वे करेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तो उसके लिए ज्ञान भारतम अभियान। और इसी के अंतर्गत, इसी ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत ही ज्ञान साझेदारी शेयर करने के लिए एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, डीपीआई, है ना। एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष बनाया जा रहा है, भारतीय ज्ञान व्यवस्था का एक राष्ट्रीय नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाया जाएगा। नीति आयोग वर्क्स एज ए नॉलेज हब, रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, तो एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी कोष बनाया जाएगा, है ना, नॉलेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए, ज्ञान भारतम अभियान के अंतर्गत। स्वामी फंड के बारे में हम लोगों ने बात किया था। स्वामी फंड बेसिकली ये उनके लिए है, ये फंड 2 है, इसमें 15,000 करोड़ रुपए डाला गया है, 1 लाख से ज्यादा, है ना, 1 लाख आवासीय इकाइयों के शीघ्र निर्माण के लिए। तो ये किसके लिए है, जो ऐसे रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, है ना, जो कि किसी कारण से वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं
और घर नहीं बना पा रहे, ठीक, और यही घर बना करके टाइम पर फिनिश करके जो लोग खरीदार हैं उनको देना है। तो जो रियल एस्टेट बिल्डर्स जिनको आप कहते हैं, तो जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, किसी कारण से समस्या में है और प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, उन लोगों को इन समस्याओं से निकालने के लिए स्वामी फंड 2 लेकर के आया गया है। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए का है ना, घर बना कर दिया। तो ध्यान रखना, ये बिल्डर्स के लिए है, रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए है। ये रियल एस्टेट में जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स को मिलेगा। आप सोचोगे आपको घर बनाने के लिए नहीं मिल रहा है, आपने तो उसको दिया, आप उससे घर खरीद रहे हैं, तो वो उनके लिए, ध्यान रखिएगा। और ये हमने कहा था कि एक सेकंड जीन बैंक बनाया जा रहा है ना, जिसमें 10 लाख जर्म प्लान्स लाइंस, मतलब अलग अलग वैरायटीज के जर्म प्लान लाइंस जो हैं वो सेटअप किया जाएगा, 10 लाख। और इसके पहले पहला वाला जो है वो नई दिल्ली में जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ऑफिस है उसके अंदर है, ICAR के साथ है पहला वाला जीन बैंक। एक और जीन बैंक बनाया जाएगा, सेकेंड जीन बैंक, है ना, प्लांट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सरकार ने क्या कहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर पे 100% FDI करने जा रही है। तो अभी जैसे कि आपका बीमा क्षेत्र में 74% था, उसको बढ़ा करके 100% का FDI करने का टारगेट है ना। इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल जो है पूछे जाने का इतिहास रहा है हर प्रकार के एग्जामों में। तो FDI लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर का बढ़ा करके 100% करने का प्लान रखा गया है इस साल, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, ओके, ऑलराइट। चौथा इंजन है आपका निर्यात। चौथे इंजन पर आ गए, मतलब हम लोग अब क्लोजिंग के करीब आ गए हैं, है ना। सेकंड, अभी देखो जितने भी हमने का बात की, जैसे कि हमने कहा कि 5 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेंगे, कहां बनेंगे मैंने सर्च किया, अभी घोषणा नहीं है। ये दूसरा जीन बैंक कहां बनेगा, ये भी मैंने सर्च किया, ये भी नहीं उपलब्ध हो पाया, राइट। तो अभी ये नहीं पता है कि कहां पर बनेगा, ठीक है ना। जैसे बिहार के केस में ही बात करें कि ये जो एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनने वाला है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वगैरह पर, ये कहां स्थापित होगा। बहुत पहले तो भागलपुर के आसपास कहा गया था, लेकिन अभी कहां पर क्या है, सो फार इट इज नॉट क्लियर। अब आइए, चौथा इंजन आ गया हमारा निर्यात। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जैसे कि आज के समय में सब कुछ डिजिटलाइज्ड हो रहा है ना। आपने स्पेशल ऑप्स का सेकंड सीजन भी देख लिया, उसमें कहता है कि ये न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह डिस्ट्रॉय करना, ये सब ओल्ड फैशन हो गया है। अभी क्या, अभी ऑनलाइन हैकिंग, राइट, उसमें एक वर्ड यूज करता है OBI, मतलब वो अपना UPI सिस्टम हैक करना चाहता है, अर्थव्यवस्था को ही गिरा दो। तो अभी क्या, अभी उसके लिए मतलब हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन को महत्व दिया जा रहा है। तो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसका नाम रखा गया है भारत ट्रेड नेट, BTN। तो बेसिकली भारत ट्रेड नेट का ऑब्जेक्टिव क्या है, भारत ट्रेड नेट का ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेशनल ट्रेड को बेहतर करने के लिए, है ना, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और इससे क्या होगा, ग्लोबल सप्लाई चेन हमारा बेहतर होगा। हम लोग ग्लोबल सप्लाई चेन जो है इसको बेहतर करना चाहते हैं, है ना। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा जहां पर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। तो व्यापार का दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म होगा BTN। ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है ये BTN, राइट, है ना। उसके साथ साथ कैपेसिटी सेंटर्स बनाने की बात की जा रही है और राज्यों को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। तो राज्यों को प्रेरित किया जाएगा कि स्टेट्स, आप जो हैं अपने यहां कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करें, और खास करके ये कैपेसिटी बिल्डिंग कहां पे करनी है, उभरते हुए दूसरी श्रेणी के शहरों में, है ना। प्रमोटिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इन इमर्जिंग Tier 2 सिटीज। तो Tier 2 सिटीज में इसके लिए राज्यों को कहा जा रहा है कि आप बढ़िया काम कीजिए ताकि वहां से फिर
निर्यात किया जा सके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द अनाउंसमेंट्स फॉर बिहार। बिहार के लिए अनाउंसमेंट्स पर बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, है ना, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बाकी की चीजें आपको पता ही है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर बढ़ेगा, रोजगार होगा, किसानों का भला होगा, है ना, इत्यादि इत्यादि चीजें। 2014 के बाद जो आईआईटी शुरू किए गए हैं उसमें से 5 आईआईटीज को पकड़ा गया है, और उन 5 आईआईटीज में है ना क्या किया जाएगा, कुछ अतिरिक्त बुनियादी ढांचे उसको और बेहतर किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसमें से आईआईटी पटना भी है। तो इसमें है ना एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा आईआईटी पटना। तो इसमें 5 को चूज किया जो 2014 के बाद एस्टैब्लिश हुए थे, इंक्लूडिंग आईआईटी पटना। देयर आर सम अदर अनाउंसमेंट्स एज वेल। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये तो होगा ही, मतलब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे यानी कि 1-2 जगह और हवाई अड्डे खुलेंगे। उड़ान पे हम लोगों ने बहुत काम, मतलब उड़ान पे सरकार सीरियस हो रही है इस बार, है ना। वैसे तो पहले उड़ान पे उतना कुछ चर्चा वर्चा रहता नहीं था। पटना हवाई अड्डे का क्षमता विस्तार किया जाएगा, ये करंट वगैरह में देखा होगा आपने। पटना हवाई अड्डे का क्षमता विस्तार किया जाएगा। पटना से कुछ किलोमीटर दूर बीहटा है, बीहटा में भी एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डा विस्तार, मतलब इस पे काम लगा हुआ है। पटना से कुछ दूर पे बीहटा है। तो अभी उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लीजिए कि 2 जगह से फ्लाइट्स आएंगी, तो जो पटना एयरपोर्ट पे ज्यादा थोड़ा सा भीड़ हो जाता है, तो भीड़ कम हो जाएगी, तो लोड शेयरिंग हो जाएगा। उसके लिए बीहटा में एक ब्राउनफील्ड, तो ये ग्रीनफील्ड में काम हो रहा है। मिथिलांचल के क्षेत्र में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट अनाउंस किया गया है। वेस्टर्न कोशी कैनल प्रोजेक्ट इन मिथिलांचल, तो मिथिलांचल के लिए ये चीज की घोषणा की गई। सो बेसिकली दिस वाज इट। तो अगर है ना, इसमें शुरुआत में जो हम लोगों ने बात की है, जहां जहां पर हम लोगों ने ध्यान रखा है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा वहां वहां पर, है ना, जहां से जो प्रमुख चीजें हैं वहां उनको उठाया गया है, और कहां खर्चा, कहां प्राप्ति वगैरह वगैरह सारी चीजें बताई गई हैं। तो एक बजट में आमतौर पर खास करके इनको ध्यान में रख करके इतनी चीजें काफी हैं जहां से बीपीएससी सवाल पूछने की, है ना, संभावना रखती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। फिर इस पर एमसीक्यू वगैरह भी होंगे, तो इसको एक बार आप लोग रिवीजन करके देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम लोग बिहार का बजट भी लेकर के आएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।